तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं मनी हाइस्ट सीजन 5 के वॉल्यूम 2 के बारे में। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ऑल पर कर देना। और गाइज मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आप लोगों ने अभी तक से हमारे चैनल पर मनी हाइस्ट के पहले 4 सीजन्स की एक्सप्लेनेशन नहीं देखी है तो उन्हें आप पहले देख ले। ऑल्सो हमने कुछ ही महीनों पहले सीजन 5 की वॉल्यूम 1 की भी एक्सप्लेनेशन हमारे चैनल पर लाई हुई है तो उसे भी आप पहले देख ले, वरना आपको ये वीडियो समझ में नहीं आएगी। उनकी लिंक आपको ऊपर आई बटन में एंड डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो गाइज अब बिना देर के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। अब गाइज सीजन 5 के वॉल्यूम 2 में यानी कि एपिसोड 6 में हम देखते हैं कि सब लोग टोक्यो के मरने का गम मना रहे होते हैं, खास तौर पे प्रोफेसर जो कि खुद को बाथरूम में बंद कर लेता है। वही मार्सेला उसे बाहर आने के लिए मना रहा होता है और इसका फायदा उठा के एलिसिया अपने बेटी को लेके सीधा बेसमेंट की तरफ भागने लगती है और वहां पर बेसमेंट में रखी हुई प्रोफेसर की कार को वो लेके वहां से भागने लगती है। वहीं मार्सेला की नजर एलिसिया की इस हरकत पर पड़ जाती है और वो ये बात प्रोफेसर को बता देता है, जिसके बाद प्रोफेसर तुरंत बाथरूम से बाहर निकलता है और एलिसिया को पकड़ने के लिए उसका पीछा करने लगता है। दूसरी तरफ हम कर्नल को देखते हैं जो सगेस्ता को पीछे हटने के लिए कहता है, मगर सगेस्ता अब पीछे हटने से मना कर देता है क्योंकि सगेस्ता अब बहुत ज्यादा गुस्सा था बिकॉज टोक्यो ने उसके 6 सोल्जर्स को मारा था और साथ में गांधिया को भी। और सगेस्ता बोलता है कि वो यहाँ से बदला लेकर ही निकलेगा। फिर हम 5 में पहुंच जाते हैं जहां पर हम बर्लिन और पैलेर्मो को देख पाते हैं जो कि एक बर्फीली जगह में बोगोटा से मिलने के लिए आए थे। और बोगोटा यहाँ पर उन्हें एक ऐसी मशीन दिखाता है जो मशीन समंदर से ऑयल सक करती थी। और बोगोटा, बर्लिन एंड पैलेर्मो यहाँ पर आते ही ये डिसाइड कर लेते हैं कि ये लोग इस मशीन को यहाँ से चुरा लेंगे ताकि वो इस मशीन का इस्तेमाल बाद में प्लान में अपने चोरी में कर पाए। और गाइज हम इसी मशीन को अब बैंक ऑफ स्पेन में देखते हैं जहाँ पर ये लोग अब इस मशीन की मदद से सोने के पिघलाए गए दानों को दूसरी तरफ भेजने वाले थे, वो भी पूरी पानी की पावर से। फिर दूसरी तरफ हम अगेन प्रोफेसर एंड मार्सेला को देख पाते हैं जो कि एलिसिया का पीछा कर रहे होते हैं। और मार्सेला एलिसिया के पास पहुंच ही गया था मगर एलिसिया उसके गाड़ी के टायर में गोली मार देती है जिसके चलते उसे रुकना पड़ता है और एलिसिया मौका देख के आगे निकल जाती है। अगेन इधर हम पैलेर्मो को देख पाते हैं जो कि उस स्टील की दीवार को काट लेता है और आगे बढ़ने लगता है। वो सबसे पहले शीशे की मदद से बाहर देखता है तो उसे वहां पर सगेस्ता बैठा हुआ दिखता है। तो पैलेर्मो हिम्मत करके आगे बढ़ता है और उसके साथ में रियो एंड रकेल भी थे। ये लोग सगेस्ता के पास पहुंच जाते हैं और सगेस्ता इन्हें नहीं मारता बल्कि सगेस्ता उनके साथ एक डील करना चाहता था। वो कहता है कि वो पूरी तरीके से उन्हें सरेंडर कर देगा और बदले में उसे अपने एक सोल्जर जो घायल था उसके लिए डॉक्टर्स यहाँ पर मंगवाने थे। तो पैलेर्मो मान जाता है। वही रियो उसी किचन में जा पहुंचता है जहाँ पर टोक्यो ने अपने आप को मार लिया था और उसे वहाँ पर पहुंचते ही अपनी और टोक्यो की पुरानी यादें याद आ जाती है और वो अब काफी उदास हो चुका था और रकेल उसे संभालती है। इधर दूसरी तरफ हम डेनवर को देखते हैं जो कि मनीला के पास आया हुआ था। तो डेनवर एंड मनीला दोनों भी डरे हुए थे और इनमें आपस में बातें होने लगती है कि कैसे वो पुराने समय में खुलेआम घुमा करते थे, पार्टी किया करते थे। और मनीला यहाँ पर अपने प्यार का इजहार करती है और वो डेनवर को बोलती है कि मैं तुम्हें दिल से चाहती हूँ, पर डेनवर मना कर देता है बिकॉज वो पहले से ही शादीशुदा था। दूसरी तरफ प्रोफेसर सेरा की गाड़ी का पीछा करते हुए उस जगह पर पहुंच जाता है जहां पर सेरा रुकी हुई थी। अब प्रोफेसर धीरे धीरे उस जगह के अंदर जाता है जहां पर सेरा उस पे बंदूक तान के खड़ी थी। तो प्रोफेसर भी उस पे एम कर देता है। सेरा उर्फ एलिसिया प्रोफेसर को उकसाने लगती है शूट करने के लिए और प्रोफेसर जैसे ही ट्रिगर दबाता है उसकी बंदूक से गोली नहीं निकलती। और तब हमें पता चलता है कि ये असल में एलिसिया ने किया था। जिस समय एलिसिया ने गाड़ी की चाबी और एक गन प्रोफेसर के बेस से उठाई थी उसी समय उसने प्रोफेसर की बंदूक से सारी गोलियां निकाल दी थी और अब प्रोफेसर फंस जाता है। जिसके बाद एलिसिया प्रोफेसर के हाथ पैर बांध के उसे गाड़ी में बंद करके अपने साथ कहीं पर ले जाने लगती है। अगेन कहानी बैंक पर फोकस होती है जहाँ पर सगेस्ता के कहने पे 2 डॉक्टर बैंक के अंदर आ जाते हैं और अंदर आते ही ये दोनों डॉक्टर्स एक सोल्जर को बचाने जा रहे थे। तभी वहाँ पर मोनिका हेल्सिंकी को लेके आती है और पहले उसे ट्रीट करने के लिए कहती है मगर हेल्सिंकी खुद ही डॉक्टर को पहले सोल्जर को ट्रीट करने के लिए बोलता है। जिसके बाद हम रकेल को देखते हैं जो कि लाइव आके सारे रोड पे इकट्ठे हुए लोगों को जो उन्हें सपोर्ट करते थे उन्हें वापस जाने के लिए कहती है बिकॉज अभी रिसेंटली रॉबर्स एंड सोल्जर्स की लड़ाई में 6 सैनिक मारे गए थे और रकेल ये नहीं चाहती थी कि पब्लिक उन जैसे लोगों को सपोर्ट करे जिन्होंने अभी अभी 6 सैनिकों को मारा है। पर ये बोलते ही पलभर में ही पूरी जनता जो बाहर खड़ी थी वो अगेन रॉबर्स को सपोर्ट करने लगती है और ये देख के कर्नल काफी गुस्सा हो जाता है कि पब्लिक इन रॉबर्स को कैसे सपोर्ट कर सकती है। देन कर्नल अपने वाइफ को फोन करता है मगर वो फोन नहीं उठाती। जिसके बाद कर्नल घर के लिए निकल पड़ता
है। जब कर्नल घर पर पहुंचता है तो इसे अपनी बीवी कहीं पर भी नहीं मिलती, जिसके बाद वो अलार्म सिस्टम को ऑन करके घर में अपनी वाइफ को ढूंढने लगता है। तो कुछ ही देर बाद उसे एलिसिया दिखती है, जिसने उसकी वाइफ को बंदी बनाकर रखा हुआ था। जिसके बाद कर्नल उसे छोड़ने के लिए कहता है, मगर एलिसिया उसके सामने शर्त रखती है कि अगर कर्नल खुद मीडिया के सामने जाके ये कहे कि एलिसिया बेकसूर थी और उसने रॉबर्ट्स का साथ नहीं दिया, तो वो उसकी बीवी को जाने देगी। ऑल्सो एलिसिया आगे ये भी शर्त रखती है कि तुम कर्नल पोस्ट से इस्तीफा दोगे। मगर कर्नल उसकी ये सारी बातें सुन के गुस्सा हो जाता है और एलिसिया को कहता है कि सिर्फ 3 मिनट में यहाँ पर पुलिस और आर्मी आ जाएगी, जो तुम्हें यहाँ से पकड़ कर ले जाएगी। बिकॉज उसने अंदर आते ही एक अलार्म बजा दिया था, जो पुलिस को सीधा अलर्ट करता है। और ये बात सुन के एलिसिया डर के मारे सबसे पहले तो कर्नल को बेहोश करके वहाँ से भागने लगती है। इधर दूसरी तरफ हम प्रोफेसर को देखते हैं, जो कर्नल के घर के बाहर जो कार खड़ी थी उसके अंदर बंद था और प्रोफेसर को तो एलिसिया ने ही कैद करके रखा हुआ था। प्रोफेसर किसी तरह अपने आप को छुड़ा के कर्नल जहाँ पर रहता था उन अपार्टमेंट्स में घुसता है और यहाँ पर अब कई सारे अपार्टमेंट्स थे। जैसे ही प्रोफेसर यहाँ पर घुसता है, पुलिस भी वहाँ पर आ जाती है। प्रोफेसर अंदर आते ही सेरा उसके सर पर गन तान देती है, पर प्रोफेसर कहता है कि पुलिस यहाँ पर आ चुकी है और अगर तुम्हें बचना है तो मेरी लीड फॉलो करो। तो एलिसिया के पास अब कोई भी रास्ता नहीं था और वो प्रोफेसर की बात मानने के लिए तैयार हो जाती है और ये दोनों मिलके एक अपार्टमेंट पे घुस जाते हैं और वहाँ के एक औरत को वो बंदी बना लेते हैं। और इसी के साथ साथ गाइज एपिसोड 6 यहाँ पर एंड हो जाता है। एपिसोड 2 के शुरुआत में हम देखते हैं कि पुलिस कर्नल के पास पहुंच जाती है, जहाँ पर पुलिस कर्नल को होश में लाते हैं और उसकी वाइफ के हाथ पैर को वो खोल देते हैं। जिसके बाद कर्नल अपने आदमियों को ऑर्डर देता है कि जल्दी से जल्दी प्रोफेसर एंड एलिसिया को ढूंढो, वो भी यहाँ के 2 किलोमीटर के एरिया में, और यहाँ के हर घर को छान मारो। और पुलिस दोनों को एक एक करके सारे अपार्टमेंट्स में खोजने लगते हैं, जिसे देख के प्रोफेसर तुरंत ही जिस अपार्टमेंट में छुपा हुआ था वहाँ से निकलने का प्लान बनाता है और वो तुरंत ही बाहर निकलने का रास्ता वहाँ पर ढूंढने लगता है। जिसके बाद वो एक रस्सी की मदद से उस घर से निकल जाता है, वो भी एलिसिया के साथ मिलके। तभी वहाँ पर उसी अपार्टमेंट में पुलिस भी आ जाती है, जो कि गेट ना खुलने पर गेट को तोड़ के अंदर आती है। पर उन्हें ये पता चलते हुए देर नहीं लगती कि प्रोफेसर और एलिसिया यहाँ पर इसी अपार्टमेंट में से रस्सी के सहारे उतर के भाग निकले हैं। इधर बाहर भी पुलिस हर तरफ होती है और उनसे बचते हुए प्रोफेसर एंड एलिसिया एक घर में जाकर छुपते हैं और उन्हें यहाँ पर पता चलता है कि इस घर में जो फैमिली रहती थी वो वेकेशन के लिए बाहर गई हुई है, तो यहाँ पर अब कोई भी नहीं आएगा। तो प्रोफेसर एंड एलिसिया इस घर में रुकने का सोचते हैं। इधर दूसरी तरफ हम अगेन पास्ट में पहुंच जाते हैं, जहाँ पर हम बर्लिन को देखते हैं, जो कि प्रोफेसर को इस चोरी को करने के लिए मना रहा था। जिसके बाद स्टोरी वापस से प्रेजेंट में आती है, जहाँ पर हम बेंजामिन को देख पाते हैं, वही बूढ़ा इंसान जो मार्सेला के साथ था। वो और उसके आदमी उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर वो पिघला हुआ सोना सीधा बैंक ऑफ स्पेन में से मशीन से पंप करके यहाँ पर आने वाला था, वो भी 17 किलोमीटर दूर। वही पालेर्मो यहाँ पर बैंक के अंदर सबको समझा रहा होता है कि ये बस उनकी आखिरी जंग है और इसके बाद हम सब लोग इस जगह से निकल पाएंगे। जिसके बाद पालेर्मो सबको उस जगह पर ले जाता है जहाँ पर वो पंपिंग मशीन होती है। जिसके बाद वो उस मशीन का मैकेनिज्म बताने लगता है, ठीक उसी अंदाज में जिस अंदाज में उसने कई सालों पहले प्रोफेसर और बर्लिन को भी समझाया था कि कैसे ये लोग इस पिघले हुए सोने को 17 किलोमीटर दूर सिर्फ पानी और पाइप की मदद से पंप करेंगे, वो भी इस इतनी बड़ी मशीन के सहारे। अब सब चीजें समझाने के बाद पालेर्मो पहली बार उस मशीन को स्टार्ट करता है। वही दूसरी तरफ बेंजामिन को सोना इकट्ठा करने के लिए वो तैयार होने के लिए कहता है। जिसके बाद मशीन स्टार्ट होती है और वो मशीन फुल स्पीड में पहुंचने के बाद उसमें पानी और सोना डाला जाता है। अब इस सोने को सीधा शहर से बाहर 17 किलोमीटर बेंजामिन के पास गिरना था। अब पालेर्मो 10 सेकंड का टाइमर लगाता है और सब बेसब्री से 10 सेकंड का इंतजार करने लगते हैं। मगर 10 सेकंड्स बीतने के बाद भी सोना बेंजामिन के पास नहीं पहुंचता है और सब लोग धीरे धीरे निराश होने लगते हैं। मगर आखिरकार थोड़ी देर बीतने के बाद सोना दूसरी तरफ गिरने लगता है, जहाँ पर लगे हाथ बेंजामिन अपने आदमियों की मदद से उस पिघले हुए सोने को वापस से सोने की ईंटों में बदलने लगता है। और लगे हाथ वो उन सोने की ईंटों को ट्रक में लोड करवाना शुरू कर देता है। और गाइस, ये सोना थोड़ा नहीं बल्कि 90 टन सोना था और इसी सोने के बदौलत पूरा स्पेन चलता था। और अगर ये सोना नहीं तो स्पेन अब बैंकरप्ट होने वाला था। सब लोग काफी खुश थे। वही प्रोफेसर उसी घर में अभी तक से फंसा हुआ था। इसी घर में प्रोफेसर को एक पुराना फोन मिलता है, जिसकी मदद से वो बेंजामिन के पास कॉल करता है। प्रोफेसर को जिंदा देख के बेंजामिन काफी खुश था। जिसके बाद प्रोफेसर बेंजामिन को एक प्लान बताता है
उसे यहाँ से निकालने का। और प्रोफेसर कहता है कि वो अब इस घर में फंस चुका है और तुम लोगों को यहाँ पर आके उसे निकालना होगा। और प्रोफेसर का प्लान था कि बेंजामिन और उसके लोग कूड़े की गाड़ी लेके इस एरिया में आएंगे और पुलिस एंड आर्मी की परमिशन लेके एरिया का कचरा इकट्ठा करने लगेंगे। वही प्रोफेसर और एलिसिया भी कचरे के डिब्बे में कूद के एक जगह पर छुप कर रहेंगे और बेंजामिन के लोग कचरे के डिब्बों को गाड़ी में लोड करेंगे। जैसे ही प्रोफेसर एंड एलिसिया कचरे के गाड़ी में पहुंचेंगे, ये लोग यहाँ से निकल जाएंगे। और बिल्कुल ऐसा ही होता है। बेंजामिन और उसके लोग प्रोफेसर को वहाँ से सही सलामत बचा कर ले जाते हैं और ये लोग अब वापस से उस जगह पर आ जाते हैं जहाँ पर सोना वापस से ईंटों में बदला जा रहा था। और ये नजारा देख के प्रोफेसर एंड एलिसिया दोनों भी दंग रह जाते हैं और उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती है इतना सारा सोना इकट्ठा देख के। और इसी के साथ साथ गाइज एपिसोड 2 यहाँ पर एंड हो जाता है। एपिसोड 8 यानी कि इस वॉल्यूम 2 के एपिसोड 3 की शुरुआत होती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि आखिरी कुछ टन्स गोल्ड ही बचा होता है और इसे देख के सभी लोग काफी खुश हो जाते हैं और जश्न मनाने लगते हैं। वही अब कुछ ही समय बाद बैंक से अब सारा सोना खाली हो जाता है, जिसके बाद पालेर्मो मशीन को बंद कर देता है। मगर किसी तरह बाहर कर्नल और बाकी सब लोगों को इस मशीन के पंपिंग की आवाज उनके कंप्यूटर्स में सुनाई देती है और बाहर सभी लोग आपस में इस आवाज के बारे में बातें करने लगते हैं। और बाहर इन्हें पता चल जाता है कि चोरों के पास कोई तो ऐसी मशीन थी जिस मशीन की मदद से इन लोगों ने सोने को कहीं बाहर निकाला हुआ है। जिसके बाद कर्नल समझ जाता है कि पक्का इन लोगों ने बैंक से सारा सोना खाली करके किसी पानी भरने वाली जगह में भेजा होगा। जिसके बाद कर्नल एक टीम को उन एरियाज की खोज करने में लगा देता है जो बैंक के पाइप सिस्टम से जुड़ी हुई थी और ये 7-8 जगह थी और इतने सारे एरिया को पुलिस को सर्च करने में काफी टाइम लगने वाला था। वही हम प्रोफेसर को देखते हैं और यहाँ पर काम जोरों शोरों से चल रहा था और काफी तेजी से सोने को ईंटों में बदला जा रहा था और इन ईंटों को ट्रक में भरा जा रहा था। जिसके बाद हम देखते हैं कि डेनवर और मोनिका आपस में बातें कर रहे होते हैं और कुछ देर के लिए डेनवर कमरे से बाहर जाता है और मोनिका अब अकेली थी और मोनिका को लिफ्ट के पास किसी के होने का एहसास होता है और वो वहाँ पर किसी की आवाज भी सुनती है। जिसके बाद उसे ऐसा लगता है कि टोक्यो उसे बुला रही हो और मोनिका उस जगह की तरफ जाने लगती है और वो जैसे ही लिफ्ट के अंदर से नीचे जाती है तो उसे एट्रेसिया दिखती है जो कि असल में एक सोल्जर थी और वो सोल्जर सगेस्टा की टीम की हिस्सा थी जो जिंदा बच चुकी थी। और यही एट्रेसिया असल में सोल्जर सगेस्टा के बताए हुए किसी प्लान पर काम कर रही थी। यानी कि गाइस सोल्जर सगेस्टा के 2 आदमी जिंदा बचे हुए थे और उसमें से सिर्फ एक आदमी को डॉक्टर्स की ट्रीटमेंट दी गई, वो भी सगेस्टा के द्वारा, बिकॉज सगेस्टा का कुछ दूसरा ही प्लान था। अपने दूसरे सोल्जर को उसने एक काम सौंपा था। और गाइस याद रखना इसी प्लान के चलते कुछ ही समय बाद प्रोफेसर की टीम को यहाँ पर एक झटका लगने वाला है। खैर उससे पहले यहाँ पर मोनिका को लगता है कि उसने अभी जिस सोल्जर एट्रेसिया को देखा वो असल में टोक्यो की आत्मा थी, जिसकी वजह से वो डर के मारे उस पर गोलियां चलाने लगती है। और तब वहाँ पर डेनवर आ जाता है और वो मोनिका को किसी तरह शांत करता है और बाद में मोनिका डेनवर को बताती है कि उसने टोक्यो के आत्मा को देखा। पर डेनवर को लगता है कि मोनिका अभी स्ट्रेस में है और वो उसे संभाल लेता है। इधर हम सोल्जर एट्रेसिया को देखते हैं जिसे मोनिका के द्वारा चलाई गई गोलियों में से एक गोली लग गई थी, जिसके बाद वो खुद ही उस गोली को निकाल के अपने जख्म को साफ करती है और उसे सी के वो उसे ढक लेती है। जिसके बाद वो अपने मरे हुए साथियों की लाशों को एक जगह पे रख के उनके जेब से कुछ निकाल लेती है। वहीं दूसरी तरफ हम पुलिस को देखते हैं जो एक एक करके हर उस जगह पर जा रही थी जहां पर बैंक ऑफ स्पेन की पाइपलाइन जुड़ी हुई थी और काफी जगहों में ढूंढने के बाद अभी तक से पुलिस के हाथ में कुछ भी नहीं लगा था। और इस बीच गाइज हम एक फेक पुलिस टीम को देख पाते हैं और गाइज इस फेक टीम को याद रखना बिकॉज काफी मजा आने वाला है। ये फेक पुलिस वाले उसी जगह की तरफ बढ़ने लगते हैं जहाँ पर सोना आया हुआ था एंड प्रोफेसर एंड उसकी टीम यहीं पर थी। और जैसे ही ये फेक पुलिस उस रास्ते में एंटर करते हैं बेंजामिन को पता चल जाता है कि कुछ पुलिस वाले यहाँ पर आ रहे हैं, पर उन्हें ये नहीं पता था कि ये असल में फेक पुलिस है। जिसके बाद प्रोफेसर के लोग हथियार लेके पुलिस से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, मगर प्रोफेसर सबको मना कर देता है और सरेंडर करने के लिए कहता है बिकॉज अब तक काफी खून खराबा हो चुका था और इस खून खराबे में प्रोफेसर ने अपने काफी सारे लोग खोए थे और अब वो खून खराबा नहीं चाहता था। एंड फर्स्ट टाइम प्रोफेसर को भी फेक पुलिस एंड असली पुलिस में अंतर नहीं दिखता, पर फिर भी प्रोफेसर का एक आदमी मार्सेला सरेंडर करने के लिए रेडी नहीं था, जिसकी वजह से उसमें एंड प्रोफेसर में लड़ाई हो जाती है। पर आखिरकार मार्सेला को अपनी बॉस की यानी कि प्रोफेसर की बात माननी ही पड़ती है और फिर गाइज वहाँ पर फेक पुलिस आ जाती है और सबको अरेस्ट करके एक वैन में बंद कर देती है। अब काफी देर हो जाती है, लगभग आधे घंटे तक वहाँ पर कोई भी नहीं आता और प्रोफेसर और उसकी टीम को सिर्फ वैन में ही कैद करके रखा जाता है और आसपास किसी की भी आवाज नहीं आ रही थी।
जिसके बाद प्रोफेसर को थोड़ा सा शक होता है और वो गेट के पास जाता है और उसे वहां पर कोई भी पुलिस नहीं दिखती। जिसके बाद प्रोफेसर और मार्सेला मिलके उस गाड़ी का गेट तोड़ देते हैं और जैसे ही ये लोग उस गाड़ी से बाहर आते हैं उन्हें दिखता है कि जिस 90 टन सोने को इन्होंने अभी अभी ईंटों में बदला था उसे कोई तो और चुरा कर ले गया है, वो भी उनके नाक के नीचे से इनको बेवकूफ बना के। और ये जो दूसरे चोर थे वो फेक पुलिस के गेटअप में आए थे जिन्होंने प्रोफेसर तक को भी चकमा दे दिया था। और ये गाइस काफी इंटरेस्टिंग बात थी, यानी कि गाइस कोई तो ऐसा था जो प्रोफेसर के प्लान को जानता था। अब वो कौन हो सकता है इसके बारे में तो हमें आगे ही पता चलेगा। अब यहाँ पर सभी लोग बहुत दुखी हो जाते हैं बिकॉज उनका 90 टन सोना गायब हो चुका था। और गाइस ये 90 टन सोना इतना सोना था जिससे काफी सारे देश चल सकते थे और स्पेन भी इसी सोने के बदौलत चल रहा था। और इतना बड़ा नुकसान होने के चलते प्रोफेसर अब काफी सुन पड़ चुका था और इसी के साथ साथ एपिसोड 7 यहाँ पर एंड हो जाता है। एपिसोड 9 स्टार्ट होता है और हम देखते हैं कि प्रोफेसर उनके गोल ट्रक में लगे हुए जीपीएस की मदद से फेक पुलिस को ट्रैक कर लेता है और हथियार लेके उन्हें मारने के लिए सब लोगों के साथ तैयार हो जाता है। जिसके बाद प्रोफेसर और उसकी टीम निकल पड़ते हैं, मगर वहां पहुंचने पर उन्हें पता चलता है कि फेक पुलिस वाले लोग ट्रक को वही छोड़ के सारे गोल्ड को दूसरे ट्रक्स में लोड करके वहां से भाग चुके हैं बिकॉज यहाँ पर जो ट्रक्स खड़े थे वो अंदर से पूरी तरीके से खाली थे। इसके बाद प्रोफेसर के गुस्से का कोई भी अंत नहीं होता और बाद में वो पलेर्मो को बता देता है कि उनके पास जो गोल्ड था वो सब कुछ चोरी हो गया है। और ये सुनते ही पलेर्मो काफी गुस्सा हो जाता है बिकॉज गोल्ड ही वो था जो सारे टीम को बाहर निकाल सकता था, वो भी उस बैंक के। और पलेर्मो आगे प्रोफेसर को ये बताता है कि ये काम केवल एक ही औरत कर सकती है जो कि है टाटियाना। और गाइस जिन्हें याद नहीं उन्हें मैं बता दूं कि टाटियाना बर्लिन की एक्स वाइफ थी जो बर्लिन के ही बेटे के साथ बर्लिन को धोखा देके उसके साथ रिलेशन में आ गई थी। जिसके बाद प्रोफेसर मार्सेला को वापस से उसी वाटर रिजर्वायर में जाने बोलता है जो कि उनका बेस था और उसे कहता है कि उस जगह पर जाके पूरी तरीके से सारे सबूत मिटा दो ताकि पुलिस को आगे कुछ भी ना मिले। वही इधर बैंक में धीरे धीरे करके एट्रिसिया पूरे बैंक के जो दरवाजे थे उन दरवाजों को अंदर से खोल देती है। जिन डोर्स पर बम लगे थे उन्हें वो डिफ्यूज कर देती है ताकि बाहर से मिलिट्री तुरंत अंदर आ सके, वो भी बिना किसी दिक्कत के। और वो मिलिट्री को अंदर आने के लिए पूरी तरीके से रास्ता क्लियर कर देती है। जिसके बाद हम कर्नल को देखते हैं जिसे एट्रिसिया का सिग्नल मिल जाता है और वो अपने फोर्सेस को 3 दरवाजों पर तैनात करके रखता है और वो अंदर से सगेस्टा एंड एट्रिसिया का सिग्नल आने का इंतजार करने लगता है। इधर सगेस्टा को एट्रिसिया का इशारा तो मिल चुका था कि सब कुछ रेडी है, पर तभी पलेर्मो वहां पर आ जाता है जो कि हेलसिंकी को बता रहा था कि सोना चोरी हो गया है और इनमें आपस में बातें चल रही थी और ये दोनों काफी डिस्ट्रैक्टेड थे। और इसी बात का फायदा उठा के एट्रिसिया एसी डक्ट के थ्रू नीचे उतर के गैलरी से पीछे से पलेर्मो के ऊपर हमला कर देती है। और उसी के साथ अंदर आए हुए जो डॉक्टर्स थे वो भी असल में मिलिट्री के लोग थे और वो सगेस्टा के हाथ पैर खोल देते हैं और अब पूरा खेल पलट चुका था। इधर हेलसिंकी को भी मजबूरन सरेंडर करना पड़ता है और अब मौका मिल चुका था और एक एक करके पूरी जो मिलिट्री थी वो उन तीनों दरवाजों से अंदर घुसती है और एक एक करके सारे जो रॉबर्स थे उन सब लोगों को अरेस्ट कर लिया जाता है और बैंक ऑफ स्पेन में उन्हें एक ही कमरे में घुटनों पर बिठा कर रखा जाता है। जिसके बाद कर्नल भी बैंक ऑफ स्पेन में आता है और वो रकेल के डिवाइस से प्रोफेसर को कॉल करता है और उसे बताता है कि तुम्हारे सारे रॉबर्स को उसने पकड़ लिया है, तो तुम छुपने के लिए पाताल में गड्ढा बना लो क्योंकि अब पूरी फोर्स तुम्हारी तरफ आ रही है, वो भी तुम्हें ढूंढते हुए। जिसपे प्रोफेसर आंसर देता है कि उसे ढूंढने की कोई भी जरूरत नहीं है, वो खुद ही वहां पर आ रहा है बिकॉज अगर उसकी टीम नहीं तो वो भी नहीं। तो कर्नल उसे 15 मिनट में बैंक में आने के लिए कहता है। अब प्रोफेसर जो है वो बैंक ऑफ स्पेन में जाने से पहले उनके पास से जो चुराया हुआ सोना था उस सोने को ढूंढने की जिम्मेदारी वो एलिसिया और बेंजामिन को सौंप देता है। पहले तो एलिसिया उसे मना कर देती है मगर प्रोफेसर उसे किसी तरह मना लेता है। जिसके बाद एलिसिया और बेंजामिन गोल्ड की तलाश में निकल पड़ते हैं। प्रोफेसर एक आम आदमी से लिफ्ट मांग के बैंक की तरफ जाने लगता है और जैसे ही वो बैंक के बाहर आता है वही बाहर प्रोफेसर के लिए काफी लोग इंतजार कर रहे होते हैं और वो उसके लिए चीयर करने लगते हैं। प्रोफेसर एज ए मास्टरमाइंड एकदम स्वैग में मिलिट्री के बीच से गॉडफादर की तरह बैंक के अंदर एंटर करता है और गाइस ये काफी कूल सीन था। और जब तक प्रोफेसर अंदर आता कर्नल वॉल्ट में जाता है जहां पर सोना रखा हुआ था और वहां से गायब हो चुका था और वो अंदर आते ही दंग रह जाता है कि कैसे 90 टन सोना बिना वॉल्ट को खोले कैसे ये रॉबर्स गायब कर चुके हैं। और गवर्नर कर्नल को कहता है कि ये सोना उनके देश की संपत्ति थी और कल सुबह मार्केट खुलते ही उनका पूरा देश बैंकरप्ट हो जाएगा और सारे देशवासी कुछ ही दिनों में कंगाल हो जाएंगे बिकॉज इस सोने की बदौलत पूरे देश में स्टॉक ट्रेड होता है, मार्केट में पैसे लगाए जाते हैं ताकि अगर पैसे डूबे तो बैकअप के लिए सोना हो, पर अगर बैकअप नहीं
तो लोग पैसे इन्वेस्ट करना, ट्रेड करना सब कुछ बंद कर देंगे और बैंक्स बंद हो जाएंगे और सब कुछ खत्म हो जाएगा। अब ये सारी बातें सुन के कर्नल तो काफी शॉक में था, पर अब उसके हाथ में कुछ भी नहीं था सिवाय प्रोफेसर से बात करने के। और इसी के साथ साथ गाइज एपिसोड 9 यहाँ पर एंड हो जाता है। एपिसोड 10 यानी कि लास्ट एपिसोड की शुरुआत होती है और गाइज इस एपिसोड में एक्शन ज्यादा होने वाला है, तो मैं आपको सिर्फ मेन चीजें ही बताने वाला हूँ। अब प्रोफेसर जैसे ही बैंक में आता है, कर्नल उसे पकड़ के धमकाने लगता है और कर्नल अब बुरी तरीके से गुस्सा था और आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा था। वो प्रोफेसर को कहता है कि सोना कहाँ पर है मुझे बता दो, तो प्रोफेसर कहता है कि उसे खुद भी सोना कहाँ पर है ये नहीं पता। और गाइस प्रोफेसर ने पहले ही अपने टीम को फोन पे बता रखा था कि उनके पास से सोना चोरी हो चुका है, ये किसी को भी मत बताना वरना पुलिस वालों को उनकी जरूरत नहीं रहेगी और सब लोग मारे जाएंगे। प्रोफेसर मुंह नहीं खोल रहा है, ये पता लगते ही कर्नल प्रोफेसर की टीम को एक ऑफर देता है कि जो भी सोने की छोटी से छोटी इंफॉर्मेशन पुलिस को देगा उसे कर्नल एक न्यू जिंदगी देगा, वो भी बिना कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड के। अल्सो उन्हें 3 मिलियन यूरोस भी दिए जाएंगे, साथ ही में हर महीने उन्हें $25,000 भी एज ए पेंशन दिए जाएंगे। तो इतनी बड़ी ऑफर को सुन के डेनवर नर्वस हो जाता है और शायद वो पुलिस के साथ देने को सोच रहा था और ये कर्नल नोटिस भी कर लेता है एंड सबसे पहले डेनवर को साथ में ले जाया जाता है। पर तब हम अगेन पास्ट में जाते हैं जब सभी लोग बैंक में घुसने के लिए प्लान कर रहे थे एंड प्रोफेसर सबको ट्रेनिंग दे रहा था। वहाँ पर हमें ये पता चलता है कि ये सब कुछ एक प्लान का हिस्सा था कि प्रोफेसर खुद भी बैंक में आएगा, देन वो कर्नल से ट्रूस करेगा, वो भी अकेले में, कि उसके आदमियों को जाने दो और 90 टन सोना वापस ले लो, जिससे दोनों भी जीतेंगे। प्रोफेसर भी जीतेगा जिसका और उसके भाई बर्लिन एंड उनके पिता का सपना था इस बैंक को लूटना, एंड कर्नल भी जीतेगा बिकॉज उसने देश को बचाया। देन हम डेनवर को देखते हैं जो पुलिस के सामने मुंह नहीं खोलता और वो पुलिस ने दी हुई ऑफर भी स्वीकार नहीं करता। also दूसरी तरफ बेंजामिन एंड एलिसिया अपने आदमियों के साथ मिलके ये पता लगा लेते हैं कि जो सोना चोरी हुआ है वो असल में पास में ही है और वो भी किसी प्राइवेट प्रॉपर्टी में, जिस प्रॉपर्टी को हाल ही में खरीदा गया था और शायद उसी प्रॉपर्टी में एक बड़ा सा गड्ढा खोद के वहाँ पर सोना छुपाया गया है। देन अगेन हम बैंक में कहानी फोकस होता हुआ देखते हैं जहाँ पर प्रोफेसर को बांध के रखा हुआ था, वो भी रकेल के साथ में। और प्रोफेसर को याद आता है जब उसके डैड मारे गए थे, कैसे उसके खुद के सामने उसके पिता को एक बैंक के बाहर गोली मारी गई थी बिकॉज उसके पिता चोरी करके भाग रहे थे। देन अगेन फिर से कहानी प्रेजेंट में आती है जहाँ पर कर्नल फिर से प्रोफेसर के पास जाके उसे मारने लगता है और सोने के बारे में पूछने लगता है। पर प्रोफेसर अगेन कर्नल को वही ऑफर देता है कि उसके टीम को जाने दो, मैं सोना वापस लौटा दूंगा। हालांकि प्रोफेसर के खुद के पास भी सोना नहीं था, पर फिर भी वो ये सौदा कर रहा था। पर कर्नल बात नहीं मानता, तो प्रोफेसर ने बैंक में आने से पहले ही मार्सेला को भी एक काम दे रखा था कि पुलिस को बाहर घुमाते रहो और उन्हें ये बताते रहो कि सोना अभी भी उन्हीं के कब्जे में है और प्रोफेसर की टीम उन्हें एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर कर रही है और पुलिस को आसानी से सबूत दो ताकि पुलिस इन्हीं सबूत को इकट्ठा करने में उलझती रहे और तब तक असली सोना एलिसिया एंड बेंजामिन को मिल जाए। वही दूसरी तरफ ये बात पूरे स्पेन में फैल जाती है कि बैंक का सोना अब बाहर आ चुका है और चोरों ने ये चुरा लिया है और ये खबर फैलते ही पूरी कंट्री की इकोनॉमिक कोलैप्स हो जाती है। वही एलिसिया उस जगह तक पहुंच जाती है जहाँ पर गोल्ड रखा गया था। वो असल में एक प्लॉट था जहाँ के जमीन में सोने को गाड़ कर रखा हुआ था और उसके ऊपर एक घर भी बना दिया गया था ताकि किसी को भी पता ना चले कि इसके नीचे इतना सोना छुपा कर रखा है। तो जैसे ही एलिसिया एंड उसकी टीम यहाँ पर आती है तभी इसी समय में वो फेक पुलिस भी यानी कि बर्लिन की एक्स वाइफ एंड बर्लिन का बेटा जिन्होंने प्रोफेसर से ये सोना चुराया था वो लोग भी यहाँ पर अपने आदमियों के साथ आ जाते हैं और दोनों की गैंग एक दूसरे पर गन तान देती है। पर तभी एलिसिया बर्लिन के बेटे को एक चिट्ठी देती है जो प्रोफेसर ने दी हुई थी और प्रोफेसर ने अपने भतीजे को यानी कि बर्लिन के बेटे को उस चिट्ठी में ये कहा था कि सोना वापस से लौटा दो, मैं तुम्हें तुम्हारा हिस्सा पहुंचा दूंगा, ये हमारे खानदान का सवाल है। तो बर्लिन का बेटा एंड टाटियाना सोना वापस प्रोफेसर को दे देते हैं एंड प्रोफेसर कर्नल को एक ऑफर देता है कि यहाँ जो सोना था वो बस बैकअप के लिए था और इस बैकअप की आज तक इतने सैकड़ों सालों में जरूरत भी नहीं पड़ी है और ना कभी आगे पड़ेगी बिकॉज अगर मार्केट नॉर्मल चलता रहेगा तो बैकअप की क्या जरूरत और कई सालों में तो ये सोना स्पेन वापस खरीद ही लेगी। तो एक काम करते हैं कि फिलहाल बैंक ऑफ स्पेन में पीतल के फेक सोने की ईंटों को रखवा देते हैं जिससे मार्केट नहीं गिरेगा और न्यूज में ये बात फैला देंगे कि पुलिस ने वापस से सोने को रिकवर कर दिया है जिसके चलते देश भी बच जाएगा, केस भी सॉल्व करने के लिए तुम्हें भी हीरो बना दिया जाएगा और तुम भी झूठ मूठ हम सबको यहाँ पर मरवा दो और सब लोगों के सामने से हमें एज ए मुर्दा बैग्स में पैक करके ले जाओ ताकि सबको यकीन हो जाए कि हम सब लोग मर चुके हैं और बाद में रॉबर्स अपने
रास्ते एंड पुलिस अपने रास्ते। इसमें दोनों का फायदा है। प्रोफेसर कहता है वैसे भी इतना सारा सोना सिर्फ पड़ा हुआ ही था, तो क्या फर्क पड़ता है कि उसे कोई ले जाए। तो प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है ये देख के कर्नल एट द एंड मान जाता है, बिकॉज उसके पास कोई और रास्ता भी नहीं था। बिकॉज अगर कर्नल प्रोफेसर की बात नहीं मानता तो प्रोफेसर कभी भी ये नहीं बताता कि सोना कहाँ पर है, और अगर सोने का पता नहीं चलता तो देश को बचाना नामुमकिन था। तो कर्नल एट द एंड मान जाता है एंड रॉबर्स को झूठ मूठ मार दिया जाता है और उन्हें बैंक ऑफ स्पेन से निकाल भी लिया जाता है। ऑल्सो सोना भी एलिसिया एंड बेंजामिन के पास पहुंच चुका था। तो प्रोफेसर ने बेंजामिन को सोना लेके पोर्तुगाल भेज दिया था, जहाँ पर अब इनका नया हाइड आउट रहने वाला था। एट द एंड सभी रॉबर्स हेलीकॉप्टर में एक न्यू जिंदगी स्टार्ट करने के लिए निकल पड़ते हैं, और इस बार तो इनके पास इतने पैसे थे कि लिटरली वो किसी भी देश को चला सकते थे। एलिसिया को एंड बर्लिन के बेटे एंड एक्स वाइफ को भी एट द एंड में उनका सोने वाला हिस्सा पहुंचा दिया जाता है, ताकि सभी लोग खुश रहे। एंड इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये सीरीज यानी कि मनी हाइस्ट पूरी तरीके से यहाँ पर एंड हो जाती है। यानी कि गाइस ऑफिशियली मनी हाइस्ट का कोई भी अगला सीजन नहीं आने वाला है, और इसी के साथ साथ सब कुछ यहाँ पर एंड होता है। तो दोस्तों ये थी मनी हाइस्ट सीजन 5 के वॉल्यूम 2 की डिटेल एक्सप्लेनेशन। आई होप कि आपको ये पसंद आई होगी। ऑल्सो गाइज अगर आप लोग हमारे पुराने व्यूअर्स हैं तो मुझे कमेंट करके बताना कि क्या आप लोगों ने हमारे मनी हाइस्ट सीजन 1 से लेके सीजन 5 की एंड तक की एक्सप्लेनेशन देखी है या नहीं, और अगर देखी है तो आपको वो कैसे लगी ये मुझे कमेंट करके जरूर बताना। ऑल्सो गाइज अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज इसे लाइक करना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसी ही किसी अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।